स्वागत है आप सभी का साहित्य शिक्षा के इस क्लास में। आज हम सभी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनकी कहानी उसने कहा था को पढ़ेंगे। पर उसने कहा था को पढ़ने से पहले गुलेरी जी का जो जीवन है उसको देखेंगे। उनके द्वारा लिखित कुछ रचना, निबंध इत्यादि को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गुलेरी जी के संदर्भ में ये जानने का प्रयास करेंगे और ये जानेंगे कि जो उनका जो जन्म है, स्थान है, मृत्यु संबंधी बातें वो क्या है। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि गुलेरी जी का जो जन्म हुआ वह 7 जुलाई 1883 ईस्वी को होता है। जन्म कब हुआ? 7 जुलाई को 1883 ईस्वी में। और उनका निधन कब होता है? 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। ठीक है। गुलेरी जी के जो माता पिता हैं वो हिमाचल प्रदेश में गुलेर गांव के ज्योतिर्विद, ज्योतिर्विद मतलब कि ज्योतिष शास्त्र है। ये ज्योतिर्विद होता है ज्योतिष शास्त्र, है ना, ज्योतिषी वाला काम करना। ज्योतिष के विद्वान, ज्योतिर्विद मतलब ज्योतिष के विद्वान। महामहोपाध्याय पंडित शिवराम शास्त्री राज सम्मान पाकर जयपुर राजस्थान में बस गए थे। मतलब ये राजा के यहाँ भी रह रहे थे। तो सबसे पहली बात तो ये गुलेर गांव है वहाँ, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और इनका जो नाम में गुलेरी लगा है इसी गुलेर गांव के नाम के कारण। जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी की अगर बात करें तो उनके नाम में भी क्या लगा हुआ है? बेनीपुरी। वो बेनीपुर के हैं, है ना। तो बेनीपुर गांव है और उस गांव से जुड़े हुए होने के कारण वो अपने नाम में बेनीपुरी लगवाते हैं। तो ये मूलतः गांव का नाम है। चलिए। शास्त्री जी की तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी गुलेरी जी की जन्मदात्री थी, जन्म देने वाली थी। ठीक है, लक्ष्मी देवी जन्मदात्री थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अब देखिए कुछ इनकी विशेष बातें। हिंदी के प्रमुख रचनाकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म इतना पुरानी बस्ती जयपुर में होता है। कहाँ पर होता है? जयपुर में। स्थान कहाँ है? जयपुर। समय तो देख लिए कि 7 जुलाई 1883। ठीक है, लेकिन स्थान कहाँ है? जयपुर है। गुलेरी जी हिंदी के कथाकार हैं, व्यंग्यकार हैं, साथ ही साथ निबंधकार हैं और अनेक भाषाओं के ज्ञाता भी हैं। अनेक भाषा के ज्ञाता में कौन कौन सी भाषा है? संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, हिंदी है, बांग्ला है, अंग्रेजी है, लैटिन है और फ्रेंच है। इन सभी भाषाओं की ये ज्ञाता भी हैं। इन पर ये एक छत्र अधिकार रखते हैं, एकाधिकार है। जैसे बांग्ला में उसी प्रकार अंग्रेजी में, उसी प्रकार लैटिन में, उसी प्रकार फ्रेंच में भी है ना। तो ये बहुभाषी व्यक्ति हैं, इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान भी है। इसके बाद गुलेरी जी केवल 10 वर्ष के थे तब एक बार वे संस्कृत में भाषण देकर भारत धर्म महामंडल के विद्वानों को आश्चर्यचकित कर देते हैं, है ना। इन्होंने सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है।
सभी परीक्षाएं क्या है, प्रथम श्रेणी। देखिए, अगर आपको फाइनल एग्जाम में संक्षिप्त में जो शॉर्ट आंसर में यदि पूछा जाए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय लिखे, तो बस यही सब लिखना है उसमें, ठीक है। उनकी रुचि विज्ञान में थी, प्रिय विषय इतिहास और पुरातत्व था, है ना। 1904 से लेकर 1922 तक हुए महत्वपूर्ण संस्थानों में प्राध्यापक के पद पर कार्य किया। क्या थे, प्राध्यापक के रूप में वह काम करते रहे अलग अलग संस्थानों में। अब यह कहानी कौन सी कहानी, तो उसने कहा था, अब उसने कहा था की बात कर रहे हैं। ये आदर्श प्रेम को चित्रित करने वाली कहानी है, जिसमें देशभक्ति भी दिखाई गई है। उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो संपादित सरस्वती पत्रिका है, उसमें जून 1915 को प्रकाशित हुई थी। क्लियर है। गुलेरी जी को हिंदी साहित्य में सबसे अधिक प्रसिद्धि 1915 में सरस्वती पत्रिका, और जिसमें ये मासिक पत्रिका थी, उसमें प्रकाशित उसने कहा था कहानी से ही मिली, है ना। इन्होंने मात्र 3 कहानियां ही लिखी। एक तो 1911 में सुखमय जीवन, और 1911 या 12 के आसपास ये बुद्धू का कांटा भी लिखते हैं। बुद्धू का कांटा। और 1915 में इनकी कहानी आती है उसने कहा था। और सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इन्हें उसने कहा था के माध्यम से ही प्राप्त हुआ। मतलब यह कहानी इनको अजर अमर बना करके रख दी, है ना। तो इस कहानी को आज भी शिल्प एवं विषय वस्तु की दृष्टि से मील का पत्थर माना जाता है। चंद्रधर शर्मा अल्पायु के हुए, बहुत अधिक लंबे वर्षों तक नहीं जीवित रह सके। 39 वर्षों की अवस्था में ही वो गोलोकवासी हो गए। 1922 ईस्वी को काशी में पीलिया रोग से ग्रसित हो गए, और इस कारण से उनकी मृत्यु हो गई। देखिए आगे क्या है। गुलेरी जी के इस कहानी का जो पृष्ठभूमि है, किस कहानी की पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं हम, उसने कहा था। ये प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है, जो 1914 से 18 के बीच हुआ, है ना। इस युद्ध में एक और कौन कौन, दो तरफ के लोग हैं, दोनों तरफ की बात देखिए कौन कौन है। एक तो पहले तरफ जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, बुल्गारिया है, तुर्की है, ठीक है। तो दूसरी तरफ कौन कौन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, जापान है, और इटली है। अब चूंकि उस समय भारत के भी लोग इसमें हैं, पंजाब रेजिमेंट के, जिसमें सिख रेजिमेंट के लोग हैं। तात्पर्य क्या है, तो ब्रिटेन का उस समय हमारे भारत पर राज्य था, वो शासन करते थे। तो ब्रिटेन की तरफ से ही भारतीय सेना लड़ रहे थे। तो प्रत्यक्ष रूप से भारत इस युद्ध में कहीं नहीं था, लेकिन फिर भी भारतीय सिपाही इस युद्ध में भाग लिए थे और अपने प्राणों की बलि भी दे रहे थे, है ना। इसके अलावा उन्होंने दो और कहानियां लिखी। बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी है, ठीक है, 1911 नहीं, 1914 ईस्वी है, ठीक है। यहाँ जो
ये 1914 ईस्वी है। 1914 ईस्वी, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने दो और कहानियां भी लिखी, जिसमें एक बुद्धू का काटा है और सुखमय जीवन है। इन तीनों कहानियों में सबसे चर्चित उसने कहा था ही है। और ये जो कहानी है, उसने कहा था, ये पूर्व दीप्त शैली है, मतलब फ्लैशबैक शैली इसको कहते हैं, जिसमें वर्तमान में जीते जीते व्यक्ति कभी पीछे की यादों को भी व्यक्त करने लगता है और उसमें खो जाता है। ये पूर्व दीप्त शैली होती है। इनकी अब कुछ रचनाओं के बारे में जानिए, देखिए क्या क्या है। निबंध है। निबंध में क्या है? सैसुनाक की मूर्तियां, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत, कछुआ धर्म, आंख, मारे सिमोही कुठाव, ये सब इनका निबंध है। अब कविताएं देखिए, एशिया की विजयदशमी है, भारत की जय, वेनाक वर्ण, आहिताग्नि, झुकी कमान, स्वागत, ईश्वर प्रार्थना, ये सभी इनकी कविताएं हैं, है ना। स्वागत, ईश्वर प्रार्थना, ये सभी इनकी कविताएं हैं। कहानी संग्रह में 1915 उसने कहा था। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी है, ठीक है। संपादक, ये समालोचक जो पत्रिका है, उस पत्रिका के संपादक भी रह चुके हैं 1903 से लेकर के 1907 ईस्वी तक। तो ये सभी आपके लिए इनका जो परिचय है उसमें रहा। अगर इनका परिचय पूछा जाए तो आप ये सभी फैक्ट्स, ये सभी तथ्य को वर्णनात्मक रूप से लिख सकते हैं, है ना। आलोचकों की दृष्टि से यदि हम गुलेरी जी के संदर्भ में देखें तो क्या क्या हमारे सामने फैक्ट्स आते हैं, देखिए। गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर कहानियों की भूमिका में रामचंद्र शुक्ल ने इस कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि यह मर्यादा में रहकर प्रेम की व्यंजना करने वाली अद्वितीय कहानी है। ये रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, है ना। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, यहाँ नगेंद्र होंगे, लिख लीजिएगा यहाँ डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में, गुलेरी जी की कहानियों का प्रमुख आकर्षण तो रस ही है। यह रस उथली आशिकता या मानसिक विलासिता का तरल द्रव्य नहीं है, है ना। जीवन के गंभीर उपभोगों से खींचा हुआ गाढ़ा रस है, ये डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। अब श्याम सुंदर दास आते हैं। इन्होंने क्या कहा? गुलेरी के साहित्य को अमूल्य रत्न माना है इन्होंने, श्याम सुंदर दास ने, क्योंकि गुलेरी जी ने अपनी कहानियों में पात्रों के भाव परिस्थिति में सजीवता का समावेश किया। दोस्तों, ये सभी बातें मूलतः उसने कहा था के लिए ही कहा जा रहा है, उसने कहा था के लिए ही है ना। उसने कहा था के लिए ही है। अब आते हैं कहानी पर। तो ये था उनके जीवन के संदर्भ में कुछ बातें। अगर इन उनके जीवन के संदर्भ में कुछ पूछा जाए आपसे, तो आप ये सभी बातें कह सकते हैं। अब कहानी पर आते हैं और कहानी को देखते हैं। इस कहानी में कुल 10 पात्र हैं।
सबको एक एक करके देखेंगे। कुल 10 पात्र हैं। 9 पुरुष पात्र हैं और एक स्त्री पात्र है। स्त्री पात्र में सूबेदारनी है। सूबेदारनी जिसका नाम है होड़ा। क्या नाम है? होड़ा। और पुरुष पात्र में लहना सिंह। यही इस कहानी का नायक हीरो है। ये नायिका है। कहानी में आगे पढ़ेंगे कि दोनों के बीच नायक नायिका होते हुए भी फिर क्या क्या होता है। अन्य पात्र में है सूबेदार हजारा सिंह। महत्वपूर्ण नाम है ये। हजारा सिंह जो है सूबेदार, इस होरा का पति है। होरा का पति। होरा का पति। बोधा सिंह सूबेदारनी होरा का लड़का है ना। फिर ये दो नाम तो आपको याद रखना है कि ये दोनों कौन है। होड़ा कौन है, ये बोधा कौन है, और हजारा कौन है। लहना आपको तो याद रखने वाला ही है क्योंकि वह कहानी का पूरा नायक है और लहना के इर्द गिर्द ही कहानी है। अब उत्तर सिंह है, ये लड़की का मामा है। महा सिंह कौन है? सिपाही है। लपटन सिंह कौन है? लपटन सिंह है इसमें अब्दुल्ला है, डाक बाबू और कोल्हू राम है ना। तो मुख्य रूप से आपको वजीरा सिंह की भी भूमिका बहुत कुछ देखने को मिलती है इस कहानी में। बोधा सिंह की भी कुछ भूमिका है। हजारा सिंह की भी भूमिका है। लहना सिंह तो मुख्य में है ही, है ना। तो शुरू करते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या क्या है। हम सभी जानते हैं कि यह विश्व युद्ध पर आधारित है। और जो दो गुट थे जिनमें विश्व जो युद्ध हो रहा था, तो उसको हम देख चुके हैं। भारत भी अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन की ओर से लड़ रहा था। 1914 से 18 ईस्वी में जो युद्ध हुआ उसी के पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। इसको कुल 5 भागों में बांटा गया है, मतलब 5 अंकों में कहानी। कहानी अगर आप पढ़ते होंगे तो उसमें कभी कभी आपको कहीं कहीं एक, फिर खत्म होता है 2-4 पेज के बाद तो दो, फिर तीन, इसी तरह इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 अध्याय कह सकते, 5 अंक कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या है इसको देखते हैं। यह कहानी में प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह ना कोई प्रेम सप्ताह मनाती है और ना ही प्रेम दिवस। मतलब इसमें ना ही कोई जो एक फरवरी के महीने में जो मनाया जाता है, क्या नाम है उसका, वैलेंटाइन वीक, वो सब इसमें इस कहानी में कोई ऐसा कोई दृश्य ही नहीं है। इस कहानी के लिखे जाने के 100 साल बाद, लगभग ये 1915 और आज 2025 है। लगभग कितना, 100, 1915 से 2025, तो 1915 से 2015 और 10, 110 साल लगभग। ये पूरा 110 साल हो चुका है के बाद भी हिंदी के प्रेम कहानियों का जब भी जिक्र होता है तब बहुत की स्मृति में पहले इसी कहानी का नाम आता है। मतलब इसमें ये आत्मिक प्रेम को दिखाया गया है, शुद्धता, प्रेम में शुद्धता को दिखाया गया है। बीबीसी एक न्यूज चैनल है, उसमें एक सर्वेक्षण किया गया और सर्वेक्षण के हिसाब से उसने कहा था कहानी सिर्फ प्रेम कथाओं में ही नहीं बल्कि हिंदी की 10 बेमिसाल कहानियों में शामिल है ना। यह कहानी लहना सिंह के आत्म बलिदान की कहानी है। यह कहानी क्या है? लहना सिंह के आत्म बलिदान की कहानी है। आलोचक नामवर सिंह कहते हैं कि उसने कहा था का समुचित मूल्यांकन होना अभी बाकी है। बिल्कुल पूरी तरीके से इसका मूल्यांकन कोई कर दे
असंभव था, पूरी तरीके से उसमें कोई ना कोई अंश छूट ही रहा था। उनके अनुसार से इस कहानी को अभी और भी पढ़े जाने और समझे जाने की जरूरत है। हर बार पढ़िए कोई नया फैक्ट दिखेगा, हर बार पढ़िए कुछ नए अंश आपको समझ में आने वाले हैं। तो इसलिए नामवर सिंह ऐसा कहते हैं कि समुचित मूल्यांकन होना बाकी ही रह जाता है हर बार। तो चलिए पहला भाग, दूसरा भाग और इसी तरह से सभी भागों को देखेंगे। पहला भाग है, कहानी जब शुरू हो रही है तो कहाँ का परिदृश्य है, परिवेश है, तो इसको देखते हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वाले होते हैं जिसमें घोड़ा लगा हुआ होता है और उसके पीछे बैठने की व्यवस्था होती है, टांगा जैसा बालों की। जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर क्या होता है, घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने की तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोड़ों चीख कर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक नाक की सीधी चाल चलते हैं। तात्पर्य यह क्या है कि अभी इक्के वालों के विषय में बताया जा रहा है, वो किस प्रकार के ढीठ होते हैं, है ना। जैसे कि बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो वो घोड़ा जब चलाते हैं तो घोड़े को चाहते हैं कि प्लेन बना दे, उसकी गति को प्लेन बना दे, एरोप्लेन की जैसे उड़ा दे। उसके पीठ पर चाबुक देते हैं, गाली भी देते हैं घोड़े को, और पैदल चलने वालों को बहुत तरह से तकलीफ भी दे देते हैं, है ना। कि आंख नहीं है क्या, अंधे हो क्या, साइड हट करके चला करो। कभी कभी उनके पैरों पर घोड़ा गाड़ी का जो चक्का होता है उसको चढ़ा देते हैं और खुद को ही सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की जो ग्लानि होती है, निराशा होती है, उसका अवतार बन जाते हैं और नाक की सीधे रास्ते, मतलब सीधे सीधे चलते चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनके बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफेद फेंटों, खच्चरों और बत्ताकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े, है ना। कोई कोई ऐसा मजाल नहीं, कोई ऐसा हिम्मत नहीं कर सकता है कि जी और साहब बिना सुने बिना हट जाए। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है ना। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कड़वा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, है ना। ये पंजाबी की शब्दावली है। जब आप इसकी समीक्षा कीजिएगा, कहानी कला की दृष्टि से तात्विक समीक्षा अगर करनी हो तो आप ध्यान से देखिए। तात्विक समीक्षा करनी हो अगर कहानी कला की दृष्टि से, तो आप भाषिक शैली है या संवाद देखना, उसमें आप संवाद और भाषा संवाद और भाषा पर जब बात कीजिएगा, तब आप यहाँ पर इन शब्दावलियों को देख करके बता सकते हैं कि इसमें क्षेत्रीय बोली पंजाबी का असर है। पंजाबी का बिल्कुल असर है ना। पंजाबी की शब्दावलियों को लिया गया है। बच जा लांबी वालिए, समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है ना। यहाँ पर लिख रहे हैं ना, हट जा जीने योग्य है, जीने योग्य हट जाओ, तू भाग्यो वाली है, हट जा कर्मा वाली है, कर्म कर्म वाली, है ना। हे पुत्रों
को प्यारी है, पुत्रों को प्यारी है, यह है ना, पूता प्यारी है, पुत्रों को प्यारी है। लंबी उम्र तेरे सामने है, बच जा लंबी वालिए, मतलब तेरे सामने लंबी उम्र है, तू हट जा, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है ना, बच जा। ऐसे बंबू काट बालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक के दुकान पर आ मिलते हैं। अब कहानी में नायक और नायिका आ चुके हैं। यहाँ से अब इनका वर्णन होने वाला है। उसके बालों और इसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं, है ना, दोनों ही सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। कौन? देखिए, जो लहना सिंह है, वह दही लेने आता है और घोड़ा ये क्या लेने आती है? बड़ी। बड़ी बनाना था इसको, है ना। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, मतलब उससे बहस हो रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी गिनने बिना हटता ना था, है ना। तेरा घर कहाँ है? मगड़े में। और तेरा? अब दोनों में आपस में बातचीत हो रही है। देखिए, संवाद। अभी मैंने संवाद की बात की है, बताया आपको, है ना, कि जब आप तात्विक समीक्षा कीजिएगा तो संवाद आप दीजिएगा, है ना, संवाद आप दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है। मगड़े में और तेरा। तेरा घर कहाँ है? मगड़े में। और तेरा? माझे में। माझे में। यहाँ पर हिंदी की शब्दावली है। यहाँ कहाँ रहती है? अख्तर सिंह की बैठक में। वह मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चलते हैं। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई है? तेरी कुड़माई मतलब शादी। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे दिन सब्जी वाले के हम या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल चलते रहता है। दो तीन बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई है? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध, मतलब वह जो कल्पना कर रहा था उसके विरुद्ध बोली, हाँ हो गई है। कब? कल। कल ही हुई है, देखते नहीं, यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। अब लड़के को यह सुनकर बेचैनी हो गई, है ना। वह थोड़ा सा पागलों की तरह बिहेव करने लगा, बर्ताव उसका बदल गया। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल देता है, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारता है, गोभी वाले ठेले में दूध उड़ेल देता है, सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं जाकर के घर पहुंचता है। अब आता है दूसरा भाग, कहानी का दूसरा भाग। देखते हैं इसमें क्या है। राम राम। यह भी कोई लड़ाई है? अब ये पुनः वर्तमान में आ गया। कहाँ है? वर्तमान में। अब तक क्या था? बचपन की बातों को याद हो रहा था। अब तक बचपन को याद कर रहा था, मतलब पूर्व दीप्त। यही पूर्व दीप्त है ना, फ्लैशबैक जिसको कहते हैं। दिन रात खंदकों में, मतलब खंदकों में, मतलब जो गुफा होता है या जिसको ये कहते हैं सुरंग,
युद्ध लड़ने के लिए ये सब तैयारियां होती है, जिसमें खंदक इत्यादि को बनाया जाता है। खंदकों में बैठे हड्डियां आकर गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से, ओस की बारिश और बर्फ इत्यादि हो रही हैं। पिंडलियों तक तक कीचड़ में धंसे हुए, जमीन कहीं दिखती नहीं है। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है। सभी जो पूरा का पूरा जो सुरंग बना हुआ है वो हिल जाता है उसके धमाके से। 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस तरह का भयानक धमाका। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े, है ना। कहा जा रहा है इस तरह का जो गजब का गोला है, कोई इससे अगर बच जाए तो ही तो लड़ेगा। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है ना। साफा या कुहनी अगर कुछ भी खंदक से बाहर हाथ उठा दिया जाए तो चटाक से गोली लग जाती है और वही काम तमाम। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। पता ही नहीं चलता है कि कौन कहां से गोली चला रहा है, मिट्टी में लेटा हुआ है या घास की पत्तियों में। ये सब युद्ध लड़ने की तरकीब है ना, जिसमें सैनिक अपने आप को छुपा कर रखते हैं। किस भेष में है पता नहीं चलेगा। कीचड़ में है तो कीचड़ के रूप में वह कीचड़ में छुपे हुए रहते हैं, जिससे अंदाज नहीं चलता है कि वहां पर कोई सैनिक हो सकता है, और जैसे ही वहां जाइएगा मारे जा सकते हैं। लहना सिंह और 3 दिन है। 4 तो खंदक में बीता ही है, 4 दिन खंदक में बीत चुका है और 3 दिन बचा हुआ है। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी पर जाना होगा। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोएंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नहीं झपकी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, है ना। यहाँ कहा जाता है कि अगर घोड़ा को फेरा नहीं जाएगा, उसको अगर दौड़ाया नहीं जाएगा मैदान में, तो उसकी चाल खराब हो सकती है। और बिना लड़े अगर सिपाही को युद्ध के लिए तैयार ना किया जाए तो उसके अभ्यास में कमी होने के कारण वह गुण, युद्ध का जो गुण है, उसकी जो तरकीब है वह भूल सकता है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुल्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी, कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यों अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, है ना। लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। किसने कहा? हजारा सिंह ने कहा कि लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलता। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो एक तरफ अगर बढ़ गए तो क्या होगा? एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। बहुत कड़क की ठंड है। सूर्य निकलता नहीं है और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते जहर रहे हैं। एक धाबा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी, उठ सिगरी के कोले डाल। वजीर, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल ले। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगता है। ठीक है, ये वहां पर सूबेदार निरीक्षण कर रहा है और सबको अपना अपना कर्तव्य दायित्व दे रहा है कि तुम फलाना काम कर लो, तुम फलाना काम कर लो।
देख लीजिए यहाँ पर सारे पात्रों का कुछ ना कुछ जो एक्टिविटी है, जो क्रियाकलाप है, जो कहानी में भूमिका है, वो यहाँ पर दिख रहा है ना। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। वजीरा सिंह कौन है? पलटन का विदूषक, विद्वान। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पौधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। है ना। इस पर बस खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर के उसके हाथों में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी डाल दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना 10 धूमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। है ना। ये कहा जा रहा है कि युद्ध अगर हो जाए, समाप्त हो जाए, जीत जाए, तो सरकार से पुरस्कार स्वरूप में यहाँ 10 धूमा जमीन लेकर के क्या करेंगे, यहाँ फलों की बाड़ी लगा देंगे। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लेंगे, या वहीं दूध पीने वाली फिरंगी में। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हठ करती है, होठों में लगाना चाहती है, और पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता हूँ, जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने कंबल से ओढ़ाते हो और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा दर मत करो, मैं तो बुलेल के खड्डू के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोद पर मेरे सर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीर सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है, मरे जर्मनी के तुर्रक। हाँ भाइयों, कैसे दिल्ली शहर ते पिशोर नु जान दिए। देखिए यहाँ पर फिर से संवाद में क्या आया है, पंजाबी की शब्दावली। और संवाद की अगर बात करें तो इसमें जो युद्ध का माहौल है, युद्ध का जो माहौल है उसमें इस गंभीर स्थिति में अपने आप को और अपने ऊपर जो प्रेशर है, तनाव है, उसको कम करने के लिए आपस में सिपाही हंसी मजाक भी कर रहे हैं। है ना। हंसी मजाक भी कर रहे हैं ताकि तनाव कम हो जाए और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास देखने को मिलता है यहाँ पर। है ना। आत्मविश्वास देखने को मिलता है यहाँ पर। तो अगली क्लास में तीसरा भाग से शुरू करेंगे। मिलते हैं सबसे फिर अगली क्लास में।